तो बच्चे कल आपने केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था अपना फिजिकल केमिस्ट्री का। और कल मैंने आपको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दी थी अबाउट द चैप्टर। और इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही मैंने कल आपको रेट ऑफ ए रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन करके बताया था। कल वाला जो टॉपिक था वो थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा अभी, ताकि आज वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। और उसी के साथ साथ आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो पढ़ना है, रेट लॉ क्या होता है वो पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हमें आज वाले लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन से। उसके बाद फिर आप अपने टॉपिक्स में आगे जो है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो कल आप डिस्कस कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। जब मैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फॉर्म में या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा, तो मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि हम चाहे इसको रिएक्टेंट की टर्म्स में एक्सप्लेन करें चाहे प्रोडक्ट की टर्म्स में एक्सप्लेन करें, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे या डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। तो मैंने आपको ये बोला था रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दो फॉर्मूलाज कल मैंने बताए थे, वो दोनों फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन is defined as total decrease in concentration of reactant divided by total time taken। अगर मैं रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखूंगा तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन शो करेंगे, और इसको मैं बता सकता हूं टोटल इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। तो दो डेफिनेशंस कल मैंने आपको बताई थी, रिएक्टेंट की टर्म्स में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की टर्म्स में इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। फिर मैंने कल आपको एक बात और बताई थी क्या, कि जब आप इनको पढ़ते हैं डिक्रीज को आप रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन से, इंक्रीज को आप रिप्रेजेंट करेंगे प्लस साइन से। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकता हूँ, टोटल डिक्रीज को मैंने शो कर दिया डेल्टा से, टोटल टाइम को मैंने शो कर दिया डेल्टा टी से। यहाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन जो है वो लगाना पड़ेगा। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। सिमिलरली प्रोडक्ट की टर्म में मेरे पास आ जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। यहाँ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो प्लस लगाना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, प्लस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये वाला सारा काम आपने कल किया था। अब इसी टॉपिक को आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। ये हमारे पास हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया था। अब आगे मैं आपको बता रहा हूं यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो न्यूमरेटर में हमारे पास कंसंट्रेशन आ रही है, न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन आ रही है, कंसंट्रेशन आप एक्सप्रेस करते होते हैं मोल पर लीटर में। नीचे हमारे पास टाइम आ रहा है। अब यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में हम टाइम को सेकंड्स में भी रख सकते हैं, आवर्स में भी रख सकते हैं, मिनट्स में भी रख सकते हैं, डेज में भी, वीक में भी, ईयर्स में भी। मतलब यहाँ पे टाइम के जो यूनिट होती हैं वो स्पेसिफाई नहीं होते। पहली चीज तो ये याद रखना, कोई भी टाइम का जो यूनिट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन नहीं है, हम कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। जनरली हम 90% एग्जांपल्स में सेकंड लेके चलते हैं, लेकिन 10% आपको एग्जांपल वो भी मिलेंगे जिसमें मिनट्स होंगे, आवर्स होंगे, या डेज होंगे, या ईयर्स होंगे।
तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं टाइम के यूनिट सेकंड मान रहा हूं, हमेशा सेकंड होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, मान लो आपको जो टाइम है वो आवर्स में दे दिया, तो आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करने बैठ गए, ये भी नहीं करना। आपको टाइम के जो यूनिट्स दिए गए हैं आप उसको एज इट इज यूज करो। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार यहाँ पे मैं टाइम मांग रहा हूँ सेकंड्स में, तो ये टाइम आ गया सेकंड में। अब ये डिनोमिनेटर है, ऊपर जाएगा पावर -1 हो जाएगी, तो मेरे पास यूनिट्स आ जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स मेरे पास क्या आ गए, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का। अब यहाँ पे जो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन किया ना, ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। एवरेज वर्ड यहाँ पे मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम चेंज जो है वो थोड़ा लंबे इंटरवल का लिया। जैसे कल मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मैंने एक रिएक्शन कंसीडर करी थी R चेंजेस टू P। जब टाइम 0 है 10 मोलैरिटी 0, जब टाइम 30 सेकंड है तो मैंने कितना गैप लिया, 30 सेकंड्स का गैप लिया, ये लार्ज डिफरेंस है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन में पर मोलैरिटी चेंज कर रहा था, 30 सेकंड में 10 मोलैरिटी की जगह 9 मोलैरिटी हो गई कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के अंदर भी मैं लार्ज चेंज ले रहा था। तो अगर आप मान लो किसी भी रिएक्शन को पढ़ रहे हो, उस रिएक्शन का रेट आप निकाल रहे हो, रेट निकालने के लिए जब आप ज्यादा बड़े बड़े इंटरवल कंसीडर करते हो तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल देते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहां से आया वो मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, मान लो आप रिएक्शन पढ़ रहे हो, मान लो यही वाली रिएक्शन अपनी रिएक्टेंट चेंजिंग टू प्रोडक्ट, यही वाली रिएक्शन है। मैं इस रिएक्शन को पर सेकंड पढ़ रहा हूं, मतलब ये सिचुएशन थी मेरे पास 0 सेकंड पे, फिर मैं ये पढ़ूंगा 1 सेकंड पे कितना चेंज हुआ, फिर मैं ये पढ़ूंगा 2 सेकंड पे कितना चेंज हुआ। मतलब आपने अपना टाइम इंटरवल जो है वो छोटा कर लिया, हर सेकंड चेक कर रहे हो आप रिएक्शन में क्या चेंज आ रहे हैं। अब देखो 1 सेकंड में ज्यादा रिएक्शन तो होगी नहीं, थोड़ा बहुत रिएक्टेंट ही रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ 0 सेकंड पे थी 10 मोलैरिटी, 1 सेकंड पे हो जाएगी 9.99 मोलैरिटी, फिर 2 सेकंड पे हो गई 9.98 मोलैरिटी। वैसे लिख दिया मैंने। मतलब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है वो भी क्या आता है, स्मॉल आता है। तो यहाँ पे जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ही स्मॉल इंटरवल्स में पढ़ते हैं तो उसे फिर आप क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं और लिखवा रहा हूं। तो आप लिखोगे टू मेजर द infinitesimally small change। इनफाइनाइटेसिमली क्या होता है, बहुत ही छोटी वैल्यू के लिए आप ये वर्ड यूज करते होते हैं। जैसे आप हिंदी में तो नॉर्मली बोल लेते हैं, अपन हिंदी में बोलते हैं छोटा छोटा या थोड़ा सा लंबा खींच देंगे। जैसे जैसे वर्ड को लंबा खींचेंगे ना वैसे वैसे आप समझ जाओगे कि चीज जो है वो और छोटी होती जा रही है। छोटा, छोटा सा, बहुत ही छोटा। तो वो जो बहुत ही छोटे है वो हमारे पास इनफाइनाइटेसिमली इंग्लिश का वर्ड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा to measure infinitesimally small change in the concentrations of reactants or products with respect to very small time interval। जब कंसेंट्रेशन में स्मॉल चेंज आ रहा है तो टाइम के अंदर भी स्मॉल चेंज लेना है हमें। तो विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, देन
we calculate instantaneous rate of reaction. अब देखो लार्ज इंटरवल था, लार्ज इंटरवल को तो आपने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया था। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल इंटरवल है, और स्मॉल नहीं बहुत ही ज्यादा स्मॉल इंटरवल है, तो उस बहुत ज्यादा स्मॉल इंटरवल को आप रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंशियल से। तो यहाँ पे मेरे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा डीसी बाय dt। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, वो रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है। अगर रिएक्टेंट की हुई तो माइनस लगा देंगे, प्रोडक्ट की हुई तो प्लस लगा देंगे। DC represents the infinitesimally small change in concentration, और dt यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, infinitesimally small change in the time। तो इसके अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर रहे हो, ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर स्टडी करनी होती हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक है जी। और किसी को डाउट है तो बोलो। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास हमारा केस था, हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा ऊपर था, फिर नीचे मैंने आपको करवाया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशंस आई हैं, ये इक्वेशन आई है इस रिएक्शन के लिए। यहाँ पे रिएक्टेंट का भी एक मोल है, प्रोडक्ट का भी एक मोल है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये वाली इक्वेशन जो है वो बता दी। जरूरी तो नहीं है आपको एग्जाम के अंदर जो भी रिएक्शन मिलेगी उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के 1 मोल प्रेजेंट होंगे। हो सकता है एक से ज्यादा मोल प्रेजेंट हो सकता है एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हमें एक जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए, उस जनरल इक्वेशन को यूज करके मेरे सामने कोई भी केमिकल रिएक्शन आ जाए, मैं उसका एवरेज रेट भी कैलकुलेट कर सकूं, इंस्टेंटेनियस रेट भी कैलकुलेट कर सकूं। तो यहाँ पे मैं आपको वो जनरल इक्वेशन बता रहा हूं। तो वो जनरल इक्वेशन आप लिखेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे इन जनरल कंसीडर द रिएक्शन AA BB changes to CC DD। एक जनरल रिएक्शन यहां पे मैंने लिख दी है। यहां पे जो स्मॉल ABCD है, जो स्मॉल AB है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो स्मॉल CD है वो है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारे कैपिटल AB हैं वो रिएक्टेंट हैं, जो हमारे कैपिटल CD हैं वो प्रोडक्ट हैं। तो ये मेरे पास मेरी एक जनरल रिएक्शन आ गई। इसके लिए मैं रेट कैसे डिफाइन करूंगा, प्लीज ध्यान से देखना। रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास आ जाएगा, पहले लिख रहा हूं रिएक्टेंट्स की टर्म में। ये ए रिएक्टेंट है, जो भी इसकी कंसंट्रेशन होगी वो मुझे लिखनी पड़ेगी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स होती हैं ये डिवाइड में आएगी। अब किसी बच्चे ने ये पूछा कि सर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में क्यों आते हैं, तो उसके लिए 2 मिनट वेट करो, पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो नंबर ऑफ मोल होंगे, चाहे रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट है, जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो डिवाइड में आएंगे। डेल्टा यूज किया यानी कि मैं यहाँ पे एवरेज रेट लिख रहा हूँ, माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि ये रिएक्टेंट है। ए की टर्म्स में मैंने रेट एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसे ए की टर्म्स में रेट एक्सप्लेन किया, बी की टर्म्स में भी कर सकता था। तो बी की टर्म्स में आएगा -1 बाय बी डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में, यहाँ पे एवरेज रेट आ गया डेल्टा बी बाय डेल्टा।
इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हो और रेट डिफाइन करने के लिए सेम आंसर मिलेगा। अब जैसे मैंने रिएक्टेंट यूज किए वैसे मैं प्रोडक्ट भी यूज कर सकता हूँ। प्रोडक्ट्स की वैल्यू आती है 1/c डेल्टा c बाय डेल्टा टी। यहां मैंने प्लस लगाया क्योंकि प्रोडक्ट है, और फाइनली हमारे पास आ जाएगा प्लस 1/d डेल्टा d बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन के लिए मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर इंस्टेंटेनियस में क्या आएगा, तो इंस्टेंटेनियस में देख लो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन सेम इक्वेशन मिलेगी, बस डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा -1/a dA बाय dt -1/b dB बाय dt प्लस 1/c dC बाय dt प्लस 1/d dd बाय dt। यहां पे एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ये चारों इक्वेशंस जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आप इन चारों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि चारों इक्वेशन यूज करनी है, चारों अप्लाई करोगे तभी आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन चारों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। मैंने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो उसके लिए मैंने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो तीनों इक्वेशन से मैच करेगा। आप आगे जाकर देख भी सकते हो। हालांकि हमारे बीएससी में इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आते नहीं है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट बताना जरूरी था। यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, एवरेज रेट पढ़ा, इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा, और उसके बाद जनरल इक्वेशन पढ़ ली रेट ऑफ रिएक्शन की। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट। नो सर। ठीक है, ठीक है, नो सर। चलिए ठीक है जी, ओके। तो ये हमारे पास हमारा केस था, रेट ऑफ रिएक्शन था, टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में आएगा या नहीं आएगा उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा मैं। सर ये हमारा मोल्स में क्यों आए? दोबारा बोलो। सर ये जो मोल्स है ये डिवाइड में क्यों आए 1/a? ओ सॉरी, बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा केस है, देखो मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास 10 ग्राम रिएक्टेंट था, सिर्फ 10 ग्राम। 10 ग्राम रिएक्टेंट को रिएक्ट करने में 5 मिनट लगे, 5 मिनट्स का टाइम लगा। अगर मेरे पास 20 ग्राम रिएक्टेंट होगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, कोई बताएगा? 10 मिनट। तो बच्चे आपने आंसर दे दिया कि डिवाइड में क्यों आएगा। जब आप अमाउंट बढ़ा देंगे, अमाउंट बढ़ाने का मतलब है कि आप नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं। जब आप अमाउंट बढ़ाती हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए। जब आपने नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किए ना तो टाइम भी इंक्रीज हो गया। टाइम इंक्रीज होने का मतलब ये है कि स्पीड कम हो गई। पहले जो काम हमारा 5 मिनट में हो रहा था अब वो काम 10 मिनट में हो रहा है। तो अमाउंट बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होने से टाइम ज्यादा लगता है, जिस वजह से रेट कम हो जाएगा। यानी कि जो अमाउंट होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर में आती है। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट था, समझ में आ गया? यस सर। चलिए ठीक है जी, तो ये हमारे पास हमारा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा द रेट लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैं बता रहा था, पेपर में आएगा या नहीं आएगा उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा मैं, पर ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पे आपने जो भी इक्वेशन पढ़नी है उस इक्वेशन को फिर आप पूरे चैप्टर के अंदर बार बार यूज करेंगे। उस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये वाला जो हमारा टॉपिक है ना, रेट लॉ वाला टॉपिक, वो हमें रेट को ही एक्सप्रेस करने का नया तरीका बताएगा।
अभी मैंने रेट को इस तरीके से एक्सप्रेस किया, ये वाला तरीका जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। हम इससे ज्यादा इफेक्टिव, इससे ज्यादा बढ़िया तरीका जो है, इससे ज्यादा एक्यूरेट तरीका, बेटर बोलूं तो एक्यूरेट तरीका जो है वो पता कर रही है। उस तरीके को पता करने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द रेट लॉ। अब रेट लॉ जो है हमारा, वो भी हमें यही बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। हम यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ले सकते थे, लेकिन रेट लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया। रेट लॉ हमें ये बोलता है कि जब भी आपने रेट एक्सप्लेन करना है, आप हमेशा रेट एक्सप्लेन करो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो अपन ये बोल रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन है, चाहे रिएक्टेंट की टर्म्स में निकालो चाहे प्रोडक्ट की टर्म्स में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेट लॉ ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि जब भी आप रेट कैलकुलेट किया करेंगे, आप रेट कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में एक्सप्रेस करेंगे, प्रोडक्ट की नहीं चाहिए। तो मैंने उसको पूछा भाई क्या दिक्कत है, प्रोडक्ट वाली कंसंट्रेशन में क्या जलन है तेरे को, प्रोडक्ट वाली आ रही है तो उसको आने दे। तो यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिला, जो प्रोडक्ट है वो हमें नहीं पता कितना बनेगा, कैसा बनेगा, अच्छी रेट में बनेगा, बुरी रेट में बनेगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं है उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का क्या फायदा। रिएक्टेंट हमारा होता है, हम रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले चूज करते हैं, हम उसको सिलेक्ट करेंगे, हम ही उसको सेटअप करते हैं रिएक्शन करवाने के लिए। तो रिएक्टेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, इसलिए रिएक्टेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना रेट लॉ सबसे बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहली चीज तो अपने को याद रखनी है वो यही है कि आप जब भी रेट एक्सप्रेस किया करेंगे, कन्वीनियंट मेथड यही है, अच्छा मेथड यही है कि आप उसको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। मैं ये नहीं कहता कि प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा नहीं, लेकिन रिएक्टेंट्स की फॉर्म में, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना उसको ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ये तो आ गई पहली बात। दूसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए रेट लॉ के बारे में, रेट लॉ जो है हमारा वो थोड़ा सा सिमिलर है लॉ ऑफ मास एक्शन के। जैसे मैंने बोला सिमिलर है, मैंने ये नहीं बोला सेम है। आपने आइडिया ले लिया लॉ ऑफ मास एक्शन से, लेकिन जो रेट लॉ है वो लॉ ऑफ मास एक्शन को 100% फॉलो नहीं करता रिएक्शंस में, ये याद रखना है। तरीका हमने वही यूज किया, लेकिन तरीका हम वो यूज करके कंसेप्ट को वाला अप्लाई नहीं करेंगे, कंसेप्ट को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब किसी बच्चे ने बोला सर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, थोड़ा सा बता दो, तो मैं बता देता हूँ। देखो मेरे पास एक रिएक्शन है AA प्लस BP चेंजेस टू प्रोडक्ट। अब तो प्रोडक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में काम करना ही नहीं, मुझे तो रिएक्टेंट की फॉर्म में काम करना है। तो सपोज करो ये मेरे पास रिएक्शन है, अगर मैं यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाता हूं तो मेरे पास रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर मोल्स। ये वाली इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन तब आएगी जब मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज किया। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, जो A था, A के नंबर ऑफ मोल्स से स्मॉल a, B के नंबर ऑफ मोल्स पे स्मॉल b। जो मेरा रेट है वो नंबर ऑफ मोल्स पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आपने हमेशा केमिस्ट्री के अंदर एक बात सुनी होगी, जब भी हम रिएक्शंस करवाते हैं, कोई भी रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती। हमारी जो रिएक्शंस होती हैं वो कभी भी 100% कंप्लीशन में नहीं जाती। 100% रिएक्टेंट जो है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। कभी हजारों में, लाखों में कोई 2-3 रिएक्शंस ऐसी मिलेंगी जो लगभग 100% कंप्लीट हो जाती है। 98.98%, 99%, 99.9% ऐसी रिएक्शंस आपको बहुत ही रेयर मिलेंगी। केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको कोई रिएक्शन 60% या 70% भी कंप्लीट होकर मिल जाए ना, तो आप उस रिएक्शन को अच्छा मानते हो कि आपने रिएक्टेंट से 70% प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन कर लिया।
मैंने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट बना 70 ग्राम, तो ये हमारे लिए काफी है। 70 ग्राम प्रोडक्ट बना मतलब 30 ग्राम रिएक्टेंट हमारा बच गया होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे, जो भी आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिए होते हैं ना, वो कभी भी 100% कंज्यूम नहीं होते, थोड़े से बच जाते हैं। जब वो 100% कंज्यूम ही नहीं हुए, तो हमारा रेट इन पे 100% डिपेंडेंट नहीं होगा, जितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है उतने पे ही डिपेंडेंट होगा। आप ये बोलोगे कि मैंने ना खाना खाना था, खाना खाने के लिए मैंने एक प्लेट के अंदर 4 परांठे ले लिए, अब 4 में से मैंने एक ही परांठा खाया, मेरे में 4 परांठों की एनर्जी आ गई, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। माना कि आपने 4 परांठे लिए थे लेकिन खाया तो एक ही है ना। सेम चीज हमारे पास यहाँ पे है, 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया आपने, जो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रही है, सपोज करो वो 100 ग्राम आ रही है, लेकिन वो सारी की सारी रिएक्ट तो नहीं कर रही। हमारा रेट तो उसी अमाउंट पे डिपेंड करेगा जो अमाउंट हमारी रिएक्ट कर चुकी है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, रेट लॉ जो है वो लॉ ऑफ मास सेक्शन के सिमिलर आएगा। हम इन नंबर्स को एग्जैक्टली डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो रेट होता है वो इनकी पूरी अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं होता, सिर्फ उतनी ही अमाउंट पे डिपेंडेंट होता है जितनी अमाउंट हमारी रिएक्ट हो चुकी होती है, तो रिएक्टेड अमाउंट पे डिपेंड करेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम ये होते हैं कि फॉर ए रिएक्शन AA plus BB changing to product, rate is directly proportional to concentration of reactants raised to some power. मैंने ये नहीं बोला raised to number of moles, मैंने बोला raised to some power। वो पावर मैंने यहाँ पे लगा दी अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा कोई भी नंबर हो सकती है, हो सकता है कि अल्फा जो है वो A के बराबर हो सकता है बीटा जो है वो B के बराबर हो सकता है अल्फा और बीटा की ए बी से अलग वैल्यू आ रही हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा जो होती हैं वो पावर्स हमें एक्सप्रेस करनी होती हैं, इनको फिर आप बोलते होती हैं एक्सपोनेंशियल पावर। जो ए और बी हैं वो होते हैं हमारे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ए और बी क्या होते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो रेट लॉ हमें ये बोलता है, रेट जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेज टू सम एक्सपोनेंशियल पावर। वो एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके आगे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ ली। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट आ गया अभी रेट लॉ का। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगाया था, प्रोपोर्शनल लगाऊंगा उसको हटाएंगे, हटाने पे हम क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। तो यहाँ पे आ गया रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। अब के यहाँ पे क्या है? के है हमारे पास हमारा रेट कांस्टेंट। अब इस रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है। रेट कांस्टेंट को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? ऊपर बता रहा हूं, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए देखो अपन क्या करेंगे। ए और बी दो रिएक्टेंट थे, मैं इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो 1 मान लेता हूं। लेट अस अज्यूम concentration of A is equal to concentration of is equal to 1। हाँ जी सर, आपकी वीडियो स्टॉप हुई हुई है। बाकी किसी बच्चे की भी क्या? नो सर। अंश रीस्टार्ट करो बच्चे फिर।
मतलब जो सर रिज्वाइन करो बहुत आप। कब से हो गया, मैं कितनी बारी वही करी जा रही हूँ। अब बाकी बच्चों के चल रही है बच्चे वीडियो, और किसी को दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। सर चलो रिकॉर्डेड लेक्चर फॉलो कर लेना, वैसे रिकॉर्डेड में मैं देख रहा हूँ साथ साथ चल रही है, तो फिर उसको फॉलो कर लेना, एक बार रिज्वाइन करके देख लो जूम वगैरह बंद करके। सर ये नोट करना है रेट लास्ट। अभी अभी बताऊंगा बच्चे में जो जो चीजें नोट करनी होंगी, एक बार पहले समझ लो, फिर मैं आपको प्रॉपर जो है वो नोट्स के फॉर्म में बता दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना था। रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए मैंने ए और बी दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो सेम मान ली। अब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। मेरे पास आ जाएगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट 1 की पावर अल्फा और 1 की पावर बीटा। अब आपको पता है 1 की कितनी मर्जी पावर हो, वो हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। हमारे पास हमारा रेट आ जाएगा के इक्वल। तो यहां से मैं रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करूंगा, देखो, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ द रिएक्शन। जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल आता है, कब? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स A and B is taken unity। यूनिटी का मतलब 1। रेट कांस्टेंट हमारा क्या बनेगा, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स A and B is taken unity। तो ये हमारे पास हमारा रेट लॉ का केस आ गया। अभी चीजें तो अपने को यही लिखनी है सारी, लेकिन ऊपर मैं आपको 2 लाइनें बता देता हूँ, थ्योरी वाली लाइनें, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को फिर आप थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो क्या करोगे, द रेट लॉ is based on concentration of reactants and it can be stated as, स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं इसकी, the rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants raised to some power, raised to some power। पावर की जगह पे आप एक्सपोनेंशियल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोनेंट सॉरी, raised to some exponent which may be or may not be equal to stoichiometric coefficients। stoichiometric coefficients। तो ये अपने पास पहले अपनी थ्योरी आएगी, मतलब ये वाली स्टेटमेंट आएगी। इसके बाद आप लिखोगे इन जनरल, जनरल रिएक्शन आपने कंसीडर की, यहां पे रेट लॉ अप्लाई किया, अप्लाइंग रेट लॉ, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये एक्सप्लेन कर दिया फिर ये एज इट इज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली लाइन अपने को पहले लिखनी थी, ये अपने पास अपना केस रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, स्क्रीनशॉट में आप लिख सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोलो जल्दी। नो सर। ये रब कर दूं एक बार।
चलो Yes. हाँ जी, कर लो जल्दी कर लो। कर दो आप अभी। Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास हमारा रेट तो आ गया, अभी खत्म नहीं हुआ, आप इसको कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। हम अभी के यूनिट्स पहचानेंगे, अल्फा बीटा क्या होता है वो पहचानेंगे। जब हम हमारे अल्फा बीटा को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या चीज आती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो भी आप बात करेंगे। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। टाइम अभी थोड़ा सा कम है, तो मैं आपको अभी अल्फा बीटा के बारे में बता देता हूँ, के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो आप यहाँ पे लिखोगे यूनिट्स ऑफ, चलो ये छोड़ते पहले आप अल्फा बीटा के बारे में बात कर लेते हैं। हेयर अल्फा एंड बीटा can't be determined theoretically, it can be determined experimentally। देखो जैसे अपन ने रिएक्शन कंसीडर की, रिएक्शन के अंदर अपन ने ए और बी कंसीडर किया था, स्मॉल ए और स्मॉल बी, वो तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स थे। जो रिएक्शन का रेट है वो नंबर ऑफ मोल्स पे कंप्लीटली तो डिपेंडेंट है ही नहीं, उसकी कुछ अपनी क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो हम थ्योरेटिकल मेथड से पता नहीं कर सकते। मतलब आपने रिएक्शन देखी, आपने रिएक्शन पे नजर डाली और नजर डालने पे आपको ये पता चल गया कि अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू है, ये नहीं हो सकता। अल्फा और बीटा जो होते हैं वो रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज होंगे। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू पता करनी है अल्फा और बीटा की, तो उसका एक ही तरीका है कि आपको रिएक्शन करके देखनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल कोई तरीका नहीं है हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने का, एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर सकते हैं रिएक्शन को करवाकर। ये चीज मैंने यहाँ पे बताई। हियर द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स that is alpha plus beta is equal to n is called order of the reaction। यहाँ पे जो हमारा अल्फा प्लस बीटा आया, उस अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास हमारा केस आ जाएगा। अब इसमें ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये आप कल वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके कंप्लीट होने के बाद फिर आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो आज का काम एक बार आप इतना ही करते हैं, बाकी फिर आप कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।